हेलो दोस्तों, आइए हम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम के बारे में चर्चा करेंगे। एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ उन संख्याओं का फैक्टर होता है और वो भी बड़ा से बड़ा फैक्टर होता है जो उन दोनों संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड करता है। आइए हम देखते हैं ये फैक्टर है ना। सबसे पहले अपवर्त के बारे में अपवर्तक के बारे में चर्चा करेंगे। अपवर्तक को गुणज कहते हैं, फैक्टर भी कहते हैं। फैक्टर अर्थात अपवर्तक वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करता है, अर्थात दी गई संख्याएं जिन जिन संख्याओं से विभाजित होता है वह अपवर्तक कहलाता है। जैसे 12 का अपवर्तक, 12 का फैक्टर यानी 12 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है। जैसे 1 2 का 2 से भी डिवाइड होता है, 12 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है और 12 से डिवाइड होता है। यह उसका ये 1 2 3 4 6 और 12 का फैक्टर है, अर्थात 12 का अपवर्तक है जिसको गुणनखंड भी बोलते हैं। आइए हम देखते हैं 18 का अपवर्तक। 18 का अपवर्तक कौन कौन सा है? इसका गुणनखंड 18 में 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से नहीं होता डिवाइड, 6 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है और 18 से डिवाइड होता है। आइए हम और देखते हैं 24 का फैक्टर। इसका फैक्टर अपवर्तक क्या क्या होता है? इसमें 1 से डिवाइड होता है 24, 2 से भी डिवाइड होता है 24, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड नहीं होता, ये 6 से डिवाइड होता है। 6 6 चौक 24, फिर 6 चौक 24, फिर 3 अट्ठे 24, फिर 2 2 12 24 और ये 24 एकम 24। ये इतनी संख्याओं से 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 से ही डिवाइड होता है। आइए हम 36 का अपवर्तक देखें। 36 का अपवर्तक होता है 1 से डिवाइड होता है 36, 2 से भी होता है और 6 3 9 यानी 3 से भी होता है और यहाँ 4 से भी होता है, 4 नहीं 36 और 6 से होता है। 6 के बाद 5 से बाद 6, फिर 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता और 9 से होता है। 9 चौक 36 और 3 12 36 और 2 का 18 टाइम और 1 का यदि 1 का भाग दे तो 36 बार, यानी इस 36 का अपवर्तक हो गया 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। ऐसे संख्याओं का यदि हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, ये अपवर्तक है। इसमें क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम होता है बड़ा से बड़ा, समान यानी एक समान, और अपवर्तक फैक्टर जो तीनों में या जितनी भी संख्या रहेगा उसमें कॉमन जो रहेगा वो महत्तम समापवर्तक कहलाता है। यहाँ समापवर्तक हुआ इन सभी संख्याओं का समान अपवर्तक। यदि हम समान अपवर्तक में देखें तो इनका समान अपवर्तक 1 2 और 3 तीनों में है, 3 के बाद 3 चारों में है, 3 के बाद सीधा हम देख रहे हैं 6 इसमें भी है, 6 से डिवाइड हो रहा है 12, 6 से 18 भी डिवाइड हो रहा है, 6 से 24 और 6 से 36 भी डिवाइड हो रहा है। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ 12 है, यहाँ 12 और यहाँ, लेकिन ये 18 में 12 नहीं है। अतः हमारा महत्तम क्षमा अपवर्तक, सबसे बड़ा अपवर्तक इसमें से 6 है, यही महत्तम क्षमा अपवर्तक कहलाता है। यानी जो दी गई संख्याओं में
उनके कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा फैक्टर ही महत्तम समापवर्तक कहलाता है। हम जानते हैं कि संख्याएं, ध्यान रखिए, किसी भी संख्या का फैक्टर उस संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। 18 का अपवर्तक 18 के बराबर या 18 से छोटा है। 24 का अपवर्तक 24 के बराबर या 24 से छोटा होता है। 36 का अपवर्तक 36 के बराबर या 36 से छोटा होता है। यहाँ इनकी संख्या सीमित होती है, सीमित यानी एक निश्चित संख्या में होती है। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, वह महत्तम समापवर्तक कहलाता है। इसको हम कहते हैं इस प्रकार से अपवर्तक या गुणनखंड विधि बोलते हैं। इसमें गुणनखंड निकाल करके हम लोग महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं, तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि बोलते हैं। इसका एक और विधि और देखते हैं, दूसरा विधि, जैसे हम 3 संख्याएं लेते हैं। चलिए, 3 संख्याएं 12, 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना रहता है। तो दूसरा होता है इनका अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे 12 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 2 6 12, फिर 2 3 6, 3 एकम 3। ये है अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी दी गई संख्याओं का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ 12 का 2 गुणित 2 गुणित 3, उसी प्रकार 18 का यदि हम प्राइम फैक्टर निकालें तो ये 2 निया 18, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, यानी 2 गुणित 3 गुणित 3। उसी प्रकार यदि हम 24 का फैक्टर निकालें, 24 का फैक्टर अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकालें तो 2 12 24, फिर 2 से जा रहा है 2 6 12, फिर 2 से जा रहा है 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। तो इसका 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। एक और संख्या हम लोग लिए थे 36। 36 के यदि हम फैक्टर निकालें तो इसका 36 का 2 18, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 निया 18, फिर 2 3 से डिवाइड होगा 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, अर्थात 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, इनका प्राइम फैक्टर हो गया। अतः महत्तम समापवर्तक बराबर, महत्तम समापवर्तक बराबर जो तीनों में रहे, चारों में, यहाँ 4 संख्या ली है तो चारों में 2 है, और उसके बाद पुनः हम 2 देख रहे हैं तो 2 यहाँ नहीं है। अब 3 इसमें है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तीनों चारों संख्याओं में 3 मिल रहा है। अतः इसका फैक्टर और कोई संख्या चारों में नहीं है, अतः इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 तिया 6। इसका महत्तम समापवर्तक हो गया 2 तिया 6। हम जब भी इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम अपवर्तक विधि, और तीसरा एक और विधि होता है, तीसरा जो विधि है वह कहलाता है विभाजन भाग विधि, भाग विधि कहलाता है। आइए हम भाग विधि से कैसे महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। जो थर्ड विधि मेथड है वह है भाग विधि। जैसे भाग विधि में मान लीजिए हम लोग 63, 77 और 126 का निकालते हैं। 126 इनका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। चलिए सॉरी, इसका महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें उससे छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं, उससे छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। तो जैसे 126 में हम 77 का भाग दे रहे हैं तो 77 7 एक बार जाएगा, तो एक बार यहाँ डिवाइड किए 7 7 16, 16 में से 6 गया, 16 में से 7 गया तो 9, और यहाँ 1 11, 11 में से 7 गया तो 4, और इस प्रकार ये 49 को अब यहाँ
शेषफल 49 आया, इसको हम भाजक बना देते हैं और पूर्व भाजक को भाज्य बनाते हैं। अब यहाँ 49 का डिवाइड 70 को 49 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 7 17 में से 9 गया तो 8, और यहाँ 6 में से 4 गया तो 2, यानी 28। पुनः इसको डिवाइड करेंगे 49, तो 28 एकदम 28 इसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ 21 में पुनः 28 में पुनः पूर्व, इसमें क्या करते हैं, पूर्व भाजक को भाज्य बनाते जाते हैं और भाग देते हैं। 21 एकम 21, यानी 7 बचा, और 7 को फिर भाजक बनाएंगे, 21 को भाज्य बना देंगे, 7 किया 21। यहाँ अंतिम भागफल 7 आया, तो यह महत्तम समापवर्तक 7 हो सकता है। लेकिन एक और संख्या बचा हुआ है हमारे पास 63, इसमें भी हम 7 से डिवाइड करेंगे इस अंतिम भाजक का, तो 7 निया 63, यानी यहाँ पर ये अंतिम भाजक ये 0 आ गया, वो संख्या तीसरा संख्या भी 7 से डिवाइड हो जा रहा है। अतः अंतिम भाजक हमारा हुआ अंतिम भाजक, यही अंतिम भाजक है। अंतिम भाजक ही हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। महत्तम समापवर्तक बराबर 7। यह ऐसी संख्याओं के लिए इसका उपयोग करते हैं जिसका हमें प्राइम फैक्टर निकालने में थोड़ा कठिनाई होती है, तब इस मेथड का हम उपयोग करते हैं। आइए हम देखते हैं कि महत्तम समापवर्तक हम अब लॉजिक से देखेंगे। जब भी हम एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार लॉन्ग मेथड से बनाने के बजाय हम इसका लॉजिक मेथड देते हैं। महत्तम समापवर्तक या तो दी गई संख्याओं में छोटी संख्या होता है या उसका गुणनखंड होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ छोटी संख्या तो 77 इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, या फिर कोई भी दो संख्याओं का डिफरेंट निकाल देते हैं, उसमें जो छोटा डिफरेंस होता है उसका फैक्टर निकालते हैं। जैसे 77 में 63 घटा दीजिए तो हमारा डिफरेंट निकाले, तो यहाँ पर 14 इस 63 को डिवाइड नहीं करता, ये सम संख्या है। 14 की 42, 14 चौक 56, 14 पंचे 70, ये 14 जो है इसको डिवाइड नहीं करता, तो 14 का फैक्टर हम और निकाल दिए, 2 गुणित 7। अब 2 तो ये डिवाइड नहीं करेगा, 7 निया 63, 7 ग्राम 77 और 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, तीनों डिवाइड कर रहा है, यानी महत्तम समापवर्तक 7 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम इसको ट्रिक से यानी हम देखेंगे कि एग्जाम में इसको हम एकदम फास्ट कैसे करेंगे हल। हम देख लेंगे इसको हल करने के लिए दोनों संख्याओं, यानी छोटी संख्या अन्य दो संख्याओं को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम दो दी गई संख्याओं का अंतर, किसका अंतर छोटा होता है, जिसका अंतर छोटा होगा उसी के प्राइम फैक्टर निकालते हुए इसको हम चेक करते हैं। इस प्रकार महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है। आइए आज हम लघुत्तम क्षमा अपवर्त्य देखेंगे। अपवर्त्य, यहाँ अपवर्त्य की बात हुई है। अपवर्त्य अर्थात गुणज यानी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल होता है। ये क्या होता है, 24 पहले छोटी संख्या, इसका अपवर्त्य, हम इसको अपवर्त्य क्या है इसको देखेंगे। जैसे 6, 9 और 12 का अपवर्त्य देखते हैं। अपवर्त्य अर्थात गुणज, अपवर्त्य को ही हम लोग गुणज कहते हैं। तो इसका गुणज 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 यानी इन्फिनिटिव टाइम्स होता है। 6 का अपवर्त्य अर्थात 6 में 1, 2, 3, 4 से इन्फिनिटिव तक का यदि हम इंटू करें तो प्राप्त जो संख्याएं प्राप्त होती है, यह उसका मल्टीपल कहलाता है, अपवर्त्य कहलाता है। 9 का अपवर्त्य, 9 का अपवर्त्य 9 का अपवर्त्य 9 का मल्टीपल्स होता है। 9 1 9, 9 9 2 18, 9 3 27, 36, 45,
954, 63, 72, 81, 90, 108, 117, ऐसे करके इंफिनिटिव टाइम्स 9 का अपवर्त्य। उसी प्रकार 12 का अपवर्त्य, 12 का अपवर्त्य होता है 12, 12 दूनी 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, इंफिनिटिव टाइम्स। इसमें हम देखेंगे कि इसमें समान अपवर्त्य क्या है। समान अपवर्त्य यानी कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स क्या है इसमें। तो हम देखेंगे कि इन संख्याओं में कॉमन मल्टीपल्स हमारा कॉमन मल्टीपल्स यहाँ 12, 12 इसमें नहीं है, 18, 18 इसमें है, यहाँ 12 में नहीं है, 24, 24 नहीं है, यहाँ 36, 36 यहाँ है, 36 यहाँ भी, तीनों में हमारा 36। उसके बाद हमें दिख रहा है कि 36 के बाद यहाँ 72, यहाँ भी 72, यहाँ भी 72, ये 36, 72 आगे ये और मिलेगा। इस प्रकार 6, 9 और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य छोटी से छोटी संख्या, जो समापवर्त्य में से जो छोटा होता है, यहाँ 36 और 72, बड़ी से बड़ी संख्या कहेंगे तो इंफिनिटिव टाइम्स होगा। तो समान अपवर्त्य कितना हुआ? 36। यही हमारा लघुत्तम समापवर्त्य है। दी गई संख्याओं के अपवर्त्य में से, समान अपवर्त्य में से जो छोटा होता है वही क्या कहलाता है? महत्तम लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। इसको हम अपवर्त्य विधि कहते हैं। अपवर्त्य विधि के बाद हम इसको भाग विधि से कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं भाग विधि। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसका अपवर्त्य मल्टीपल्स लघुत्तम समापवर्त्य दी गई संख्याओं में जो बड़ी संख्या होता है उसका बराबर होगा या बड़ी संख्या का गुणज होगा, बड़ी संख्या का मल्टीपल होगा, बड़ी संख्या के बराबर होगा या बड़ी संख्या के मल्टीपल्स होगा। आइए हम और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व। इसका सेकेंड मेथड, दूसरा मेथड होता है भाग विधि। भाग विधि, इसमें भाग विधि में दी गई संख्याओं को एक साथ जैसे 6, 9 और 12, 6, 9 और 12, इसका हमें लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि इसमें हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। 2 का 6 में भाग जा रहा है, 12 में जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा है। फिर भी यदि 2 संख्या में जा रहा है तो तब तक हम डिवाइड करते हैं। तो 2 3 6, और जिसमें नहीं जाता उसको हम नीचे जैसा है उसी संख्या के रूप में ले लेते हैं। और 2 6 12। पुनः हम देख रहे हैं कि इन दोनों में 3 का जा रहा है और इसमें 2 का जा रहा है। 2 का अब और भाग 2 संख्याओं में, कम से कम 2 संख्या में जाना चाहिए। इसमें एक ही संख्या में जा रहा है, अतः उसका भाग न दे करके हम सीधा 3 का अगले बार अभाज्य संख्या 3 उसका डिवाइड करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। इस प्रकार अब किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है। या और भाग दे करके चलिए देखते हैं कि यहाँ पर 2, तो 1 और 3, 2 एकम 2 और 3 से फिर डिवाइड कर देंगे। 3 1 और 3 एकम 3 और यहाँ पर 1। इस प्रकार हमारा लघुत्तम समापवर्त्य बराबर हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 3, अर्थात 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। यह हमारा लघुत्तम समापवर्त्य निकला। ये महत्तम समापवर्त्य है। हम इसमें अब लॉजिक से हम कैसे बनाना सीखेंगे। 6, 9 और 12, यदि हम इसको डायरेक्ट लॉजिक से यदि हम सीखें
पर एग्जाम में आएगा तो हम लॉजिक से बनाना सीखेंगे। तो हम देखेंगे कि दी गई संख्याओं में या तो हम बड़ी संख्या में अन्य दो छोटी संख्या का भाग जाता है तो बड़ी संख्या ही महत्तम हो जाएगी, या इसका जस्ट डबल करके इसका मल्टीपल करेंगे। जैसे 12 है, 12 में हम जान रहे हैं 6 का जा रहा है लेकिन 9 का नहीं जा रहा है, तो 12 दूनी 24 कर दिए। इसमें 24 में भी 9 का नहीं जा रहा है, 6 का तो जा रहा है, 12 में समाहित है, तो 12 दूनी 24, 12 के 36 कर दिए। 36 में अब 9 का भी जा रहा है, अर्थात इनका लघुत्तम समापवर्ती हो गया 36। यानी 12 को हम डबल करेंगे, फिर देखेंगे कि अन्य दो संख्याओं को उसमें भाग जा रहा है कि नहीं, फिर डबल में नहीं जाएगा, 3 गुना कर देंगे, उसमें भाग जा रहा है कि नहीं। इस प्रकार हम लॉजिक मेथड से इसको हम बनाना सीखेंगे। या फिर हम मान लीजिए बड़ी संख्या जिसका मल्टीपल हमें करना नहीं आता, तो अन्य दो छोटी संख्याओं का लघुत्तम निकाल लेंगे और उसमें जो तीसरी जो संख्या है उसका गुणनखंड करके देखेंगे कि इसमें भाग जा रहा है कि नहीं। इस प्रकार ये हम लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तन निकालना सीखते हैं। इसका एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो ट्रैफिक वाला क्वेश्चन हो, बत्ती वाला क्वेश्चन हो, ट्रैफिक में बत्ती या घंटी वाला, एक एग्जाम में अक्सर आता है, जिसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ताकि मैं अगला तथा बेल आइकन को दबाना मत, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं अगला जो आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करना सिखाऊंगा बाय ट्रिक, एकदम ट्रिक से, ताकि वो वीडियो आपको मिल सके। अतः आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।